हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पास होने का जुगाड़ की बात करेंगे। होपफुली आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी होगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट की बैक ना रह जाए। इसके लिए जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। जिन लोगों का प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा-सा वीक है, उनके लिए मैं पास होने के जुगाड़ के लिए आज बीबीए का फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की बात करूँगी, जिसका 1 जनवरी को पेपर है। देखिए, पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। तो पेपर पैटर्न की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें आपके पार्ट ए में 2 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे इन इज़ इक्वल टू 20 मार्क्स और आपके टोटल 8 क्वेश्चन आएँगे पार्ट बी में, लेकिन ऑप्शन में मुझे हर यूनिट में से 1 चूज़ करते हुए टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, जिनकी रैंकिंग है आपकी 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो ये 4 इंटू 20 इज़ इक्वल टू 80। इस तरह आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली अभी पेपर पैटर्न चेंज किया है, इसलिए ये आपको बताना मेरा ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग पास होने के जुगाड़ में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन्स को हम लोग देखेंगे। अगर ये वाला पार्ट आपका अच्छा हो जाता है, तो आपका पास होने का एक बेसिक मेरा तैयार हो गया। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन्स। चलिए हर चैप्टर में से मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हुए हम लोग चलेंगे। पहला हम लोग बात करते हैं व्हाट इज जर्नल। जर्नल क्या है भाई? मैं आपको अक्सर क्लास में ये बात बताती हूँ। जर्नल नाम से समझ में आ रहा है सामान्य है। सामान्य इन द सेंस हम क्लास में बैठते हैं, क्लासरूम में जब बैठते हैं तो एक रजिस्टर, रफ रजिस्टर लेके बैठते हैं। वो रफ रजिस्टर का काम हमारा ये है कि हम उस रजिस्टर में हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हर एक का काम नोट डाउन करते हैं और बाकी आगे जाके घर जाके हम लोग उसको सेपरेट अपनी नोटबुक में उतारते हैं। अकाउंट्स को अकाउंट्स में उतारेंगे, इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स में उतारेंगे। तो जो क्लासरूम की आपकी रफ कॉपी है, वो एक व्यापारी के लिए व्यापार में रखा गया रजिस्टर्ड जर्नल कहलाता है। जर्नल रजिस्टर। अब देखिए, ए जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हमारा बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन हुई, तो जब पहली बार कोई घटना घटित हुई, कोई ट्रांज़ैक्शन हुई, तो वो ओरिजिनल वर्ड कहलाया। ओरिजिनल एंट्रीज़, जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़। ओरिजिनल एंट्री को लिखा जिसमें जाता है फर्स्ट बार, पहली बार, उसको जर्नल कहा जाता है। Which transaction are recorded in the order in which they occur, it is the chronological order। जिसको जैसे जैसे घटना घटित हो रही है, chronological क्या होता है? जैसे जैसे घटना घटित हो रही है वैसे वैसे उसको मेंशन किया जाएगा। इट इज कॉल्ड द chronological order। तो पहला समझ में आया जर्नल क्या होता है। नेक्स्ट, व्हाई इज द जर्नल कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? अभी मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया आपको कि जब कोई ट्रांजैक्शन 2 व्यापारियों के बीच में पहली बार हो रही है, इसका मतलब वो ओरिजिनल है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जर्नल जो है, वो हमारी कौन-सी वाली किताब है? ओरिजिनल एंट्री को मेंशन करने के लिए, क्योंकि पहली बार जो घटना घटित हुई है, वो ओरिजिनल ही कहलाती है। अब इसका आंसर इज सॉरी A journal is called a book of original entry because all transactions are entered first in the book। तो समझ में आया आप लोगों को कि जर्नल जो होता है उसको हम लोग ओरिजिनल एंट्री की किताब क्यों कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज जर्नलाइजिंग? अब वो कह रहा है कि भैया जर्नलाइजिंग क्या होता है? जर्नलाइजिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। मतलब जो मेरी एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्री हैं, उनको जिस कॉपी में मैं लिख रही हूँ, जिस रजिस्टर में मैं लिख रही हूँ, उसको जर्नलाइजिंग कहा जाता है। मतलब जर्नल्स को लिखना, इट इज कॉल्ड द जर्नलाइजिंग। ठीक है भाई। जर्नलाइजिंग आईएनजी क्या होता है? किसी काम को करने की एक्टिविटी बताता है कि क्रिया है ये। तो जर्नल एंट्री को लिखने की जो प्रोसेस होता है उसको जर्नलाइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, गिव वन एडवांटेज ऑफ जर्नल। वो कहता है कि भैया जर्नल का एक एडवांटेज, वैसे तो देखिए जर्नल का बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन वो आपसे प्रश्न में कह रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है बेचारा। कह रहा है कि भैया जर्नल की एक एडवांटेज बता दो। तो एक मैंने जो सबसे इजी है मेरे लिए, वो क्या है? एज ट्रांजेक्शन इन जर्नल आर एंटर्ड एज एंड व्हेन they take place, the possibility of omission of a transaction in the books of accounts is minimized। वो ये कह रहा है कि जर्नल की एक ट्रांजेक्शन क्या है? अगर मान लीजिए जर्नल कोई किताब नहीं होती, मेरा काम करने का तरीका ये नहीं होता कि भैया जैसे ही मैंने व्यापारी को माल बेचा और मैं तुरंत उसको रजिस्टर में लिख लूं।
मैं सोचूँगी हाँ, मैं तो याददाश्त है मेरे में तो, कंप्यूटराइज़्ड है मेरा दिमाग तो। लेकिन क्या असलियत में हमारा दिमाग कंप्यूटराइज़ हो जाता है? हमारा भुलक्कड़ होने की प्रवृत्ति है। अब अगर मान लीजिए हमारी भुलक्कड़ होने की प्रवृत्ति है, तो इस प्रवृत्ति में अगर एक भी ट्रांज़ैक्शन लिखने से रह गया, तो व्यापारी को लॉस होगा या नहीं होगा? क्योंकि माल तो बेच दिया और भविष्य में पैसा वो प्राप्त नहीं करेगा, तो लॉस होगा। इसलिए हमने कहा कि जर्नल क्यों इम्पोर्टेंट है? कि कोई भी ट्रांज़ैक्शन हमारी छूट ना जाए, इसलिए जर्नल इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए, ए ट्रांज़ैक्शन इन जर्नल आर एंटर्ड। जब मैं जर्नल में कोई ट्रांज़ैक्शन को एंटर कर देती हूँ एंड व्हेन दे टेक प्लेस, और जब वो अपनी जगह स्थान ग्रहण कर लेता है, कौन? जो ट्रांज़ैक्शन हुई है, जो जर्नल एंट्री मैं कर रही हूँ। द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिनेशन, तो किस बात की पॉसिबिलिटी है? ओमिनेशन का मतलब भूल-चूक, है ना? रह जाना ऑफ ए ट्रांज़ैक्शन, कि कोई भी हमारी ट्रांज़ैक्शन भूल-चूक में नहीं रहेगी लिखने से इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मिनिमाइज्ड। ठीक है भैया? नेक्स्ट, गिव वन लिमिटेशन ऑफ जर्नल। अब अगर मैंने एडवांटेज बोली है, तो लिमिटेशंस की भी बात करो भैया। व्हेन लिमिटेशंस का मतलब कमी, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन इज़ लार्ज, क्योंकि एक व्यापारी इन अ डे, आप छोटी-सी एक बात कीजिएगा, एक दुकानदार, किसी की ढंग की सी दुकान चलती है, तो उसकी दुकान पे ग्राहक जो हैं, वो दिन में 100-50 तो आ ही जाते होंगे, है ना? अब अगर 100-50 आ रहे हैं, तो वो 100-50 की जर्नल एंट्री कर रहा है। 100-50 की तो खाली वो लेन-देन की एंट्री कर रहा है, इसके अलावा उसने बिजली का बिल भुगतान किया, लोगों को पैसा चुकाया, लोगों से पैसा कलेक्शन किया। मतलब एक दिन में इतनी सारी ट्रांज़ैक्शन, अपन तो एक 100 का टारगेट लेके चलते हैं कि एक दुकानदार दिन में 100 ट्रांज़ैक्शन करता होगा, मतलब लेन-देन करता होगा। अब अगर मान लीजिए 100 ट्रांज़ैक्शन करना है, तो वो एंट्री करेगा, तो एंट्री कम से कम 1 दिन की एंट्री 4-5 पन्नों में आएगी, मतलब उसका काम बढ़ गया। तो वो क्या कहता है, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन इज़ लार्ज, जब आपका ट्रांज़ैक्शन का नंबर लार्ज होता है, बड़ा होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड, तो उसको रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। ऑल द ट्रांज़ैक्शन इन जर्नल में उनको रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम मानव स्वभाव है और हमारी प्रवृत्ति है, कर लेंगे। जैसे अब आप लोग कर रहे हो ना कि पूरे 6 महीने तो पढ़े नहीं और अब एग्जाम में तलाश कर रहे हो यार पास होने का जुगाड़ क्या है। तो एक मानव स्वभाव है कि कर लेंगे। इट विल बी बिकम बल्कि एंड, तो कहने का अर्थ क्या है कि वो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा तो करना तो मुझे ही पड़ेगा। जैसे आज पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना पास होने के लिए। तो ये लिमिटेशन है कि ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो एक हम लोग लेजी नेचर होने के कारण उसको छोड़ देते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा, नहीं तो मेरे को व्यापार में घाटा होगा, क्या पता किससे पैसा लेना था, किसको देना था। अब वो काम मेरा इकट्ठा हो जाएगा, तो वो कहता है लिमिटेशंस है, लेकिन मैं नहीं मानती कि जर्नल की कोई लिमिटेशंस होगी। चलिए, व्हाट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री? कहता है भैया कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है? देखिए, अगर किसी जर्नल एंट्री में दो या दो, मतलब मिनिमम दो तो होते ही हैं, दो से ज्यादा अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, तो उसे कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। क्योंकि जर्नली दो अकाउंट तो होता है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना भाई? ये 2 अकाउंट देखेंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 2 अकाउंट से ज्यादा दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो कंपाउंड एंट्री को क्या बोला जाता है? समटाइम्स 2 और मोर ट्रांजैक्शन। अब मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, ये मैंने लॉजिकली बताया। Sometimes two or more transactions relating to one picture, no, sorry, particular account take place on the same date. एक ही डेट में अगर दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन, दो नहीं सॉरी, दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन दिखाई दे रही हैं, इन सच केस इंस्टेड ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्री फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन, लेकिन मैं उनको अलग अलग एंट्री नहीं कर रही कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे नहीं कर रही, एक साथ ही कर रही हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो डेबिट में 3 हो गए ना, अब 3 और टू कैश, चौथी अपना ट्रांजेक्शन हो गया। फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन ओनली वन एंट्री पास्ड, अलग अलग करने की जगह मैं एक एंट्री पास कर रही हूं, सच ए जर्नल एंट्री इज टर्म्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। समझ में आया? जब भी किसी एंट्री में दो से ज्यादा अकाउंट दिखाई दे देते हैं, तो उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, मतलब मिश्रित प्रविष्टियां कहते हैं हम। नेक्स्ट, व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? भैया कहता है ओपनिंग एंट्री क्या है? मैंने आपको क्लास में कई बार ये बात बताया कि जो 31 दिसंबर की लास्ट में मेरे गल्ले में पैसा पड़ा हुआ है, वो 1 जनवरी 2026 को ओपनिंग कैश बैलेंस कहलाएगा। इसी तरह से कहता है ओपनिंग एंट्री क्या होती है? हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है,
हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 25 से लगाकर मार्च 31 मार्च 26। ठीक है भई? अब जो 31 मार्च 26 को क्लोजिंग बैलेंस है ना? सीडी है। वो 1 अप्रैल 26 को ओपनिंग बैलेंस होगा, नहीं होगा? तो जो एंट्रियाँ 31 मार्च 26 को क्लोजिंग हैं, वो मेरी 1 अप्रैल 26 को ओपनिंग कहलाएँगी। ओके? ठीक है? जस्ट अ मोमेंट। तो हमारी जो वो कहता है कि ओपनिंग एंट्रीज क्या होती हैं, तो ओपनिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है हमारा? देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज ओपनिंग एंट्रीज? ओपनिंग एंट्रीज इज ए कंपाउंड एंट्री, ठीक है, which carries forward all the balances of assets and liabilities of previous year to the current year। पिछले साल का जो assets and liabilities का हमारा बैलेंस था, वो इस साल का हमारा ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। समझ में आ गया? ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जो 31 मार्च 25 को हमारी बैलेंस शीट की असेट्स एंड लायबिलिटीज का जो बैलेंस था, वो 1 अप्रैल 25 को हमारा क्या कहलाएगा? ओपनिंग कहलाएगा। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इसमें बहुत टाइम लग गया मेरे को करने में। चलिए, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, व्हाट एंट्री इज पास्ड फॉर विथड्रॉइंग ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो पहले हम बात करते हैं कि भैया प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज को ड्राइंग बोलते हैं, पता है। जब, क्योंकि हमने अक्सर ये बात आपसे कही है कि एक व्यापारी जो होता है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है और पर्सनल लाइफ अलग होती है। जैसे शोभा चतुर्वेदी पर्सनल एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, लेकिन शोभा एंड सन्स उसका व्यापार है। तो मैं मेरे व्यापार को और घर को एक साथ नहीं कर सकती कि भाई व्यापार और घर में माल उठा के ले गए। क्यों? नहीं तो मेरे को मेरे व्यापार का नफा नुकसान का पता नहीं चलेगा। अगर मेरे व्यापार का मेरे को नफा नुकसान का पता नहीं चला, तो उससे क्या होगा? सोच के देखो जरा, उससे क्या होगा? एक्चुअली मैं अपना वो नहीं निकाल पाऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? तो हम अपना क्या है, प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाएंगे। जब हम प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर व्यापार करने का क्या फायदा भाई? तो वो कहता है कि जो हमने व्यापार में से क्या करा है, व्हाट एंट्री इज पास फॉर विड्रॉल, कौन सी एंट्री की जाएगी किस चीज को करने के लिए? विड्रॉलिंग ऑफ गुड्स। किस में से? द प्रोप्राइटर ऑफ पर्सनल। मेरे व्यापार में से अगर मैं, जैसे मान लीजिए मेरी एक किराने की शॉप है ना, ग्रोसरी स्टोर है, उसमें से मेरे को चीनी की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने गई दुकान पे और 1 किलो चीनी उठा लाई। अब एक बात बताओ, मेरे पास में 20 किलो का कट्टा था चीनी का, उसमें से अगर मैं 20 किलो बेचती ग्राहक को, तो प्रॉफिट कमा के खाती। अब मैं 1 किलो तो खुद उठा लाई, तो 19 किलो का ही वहाँ पर मेरे को प्रॉफिट जनरेट होगा ना। अगर मान लीजिए इस 1 किलो को भी मैं व्यापार की गतिविधि समझ के और पैसा देके और चीनी लेके आती, तब वो व्यापारिक गतिविधि होती। लेकिन बिना पैसे दिए मैं अपना माल उठा लाई, चीनी उठा लाई, तो वो मेरा पर्सनल यूज है, जिससे व्यापार को नुकसान होता है। और इस शब्द को ड्राइंग किया जाता है। पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग मेरे लिए लॉस है, और लॉस में मैंने नॉमिनल अकाउंट में यहाँ पे बता रखा है, ऑल लॉसेज और एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, कहां से निकाल रहे हैं? खरीदा हुआ माल, टू परचेज अकाउंट। समझ में आया? होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे जर्नल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो मुझे लगा कि 2-2 नंबर में आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ आ जाए तो देखिए, मैंने बेसिक आपको पूरा तैयार करवा दिया। अब हम बात करते हैं लेजर की। अब हम बात करते हैं लेजर की। सेकंड चैप्टर मेरा लेजर है। पहले हम बात करते हैं लेजर क्या होता है भई? पहले हम बात करते हैं कि लेजर क्या होता है। देखिए लेजर क्या होता है, 1 सेकंड यहाँ करती हूँ मैं, है ना इसको। अब बात करते हैं हम
लेजर क्या होता है? लेजर मैंने आपसे कहा जब हम किसी ट्रांज़ैक्शन को पहली बार किसी उसमें रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, तो वो जर्नल है। क्यों भाई जर्नल है? क्योंकि उसमें कैश का ट्रांज़ैक्शन, क्रेडिट का ट्रांज़ैक्शन, असेट्स का ट्रांज़ैक्शन, लायबिलिटी का ट्रांज़ैक्शन, डेटर का ट्रांज़ैक्शन, बिल्स पेबल का, बिल्स रिसीवेबल का, क्रेडिटर का ट्रांज़ैक्शन, लोन का ट्रा इन द सेंस ऑफ ए टू ज़ेड ट्रांज़ैक्शन जिस किताब में मैं एंटर करती हूँ, वो हमारी जर्नल कहलाती है। अब एक बात बताओ लॉजिकली बात हम करते हैं कि अ, अगर एक किताब में मतलब मान लो 1000 पन्ने भर गए मेरे 1 महीने में जर्नल एंट्रीज के। अब राम, श्याम, मोहन, करीम ये मेरे कोई 20 डेटर्स हैं। अब ये डेटर कौन होता है पहली बात तो पैसा देने वाला और क्रेडिटर कौन होता है पैसा लेने वाला मतलब मैं जिसको पेमेंट करूंगी वो मेरे लिए क्रेडिटर है और जिससे मैं पेमेंट रिसीव करूंगी वो मेरा कौन है डेटर है। मान लो मेरे क्रेडिटर्स 20 क्रेडिटर की पहले बात करते हैं। 20 क्रेडिटर्स को और ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को मैंने जर्नल में लिख रखी है। अब उसमें से मेरे पास में राम आता है पैसा लेने के लिए कि मैडम आपने वो उधार माल खरीदा था अब उसका पेमेंट का टाइम आ गया लाओ दो। मैं राम को उस 1000 पन्ने में कहां-कहां ढूंढूंगी भाई। अगर मैं राम को 1000 पन्ने में ढूंढने लगी कि कब इस बंदे से मैंने उधार माल खरीदा था, कितना इसको मैंने परचेज रिटर्न कर दिया या कितना मैंने इसको पैसा दे दिया। अगर वो सारी चीजें मुझे नहीं मिली, तो इसका रिजल्ट आप समझ रहे हो क्या होने वाला है? इसका रिजल्ट ये होने वाला है कि मेरा टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, नॉट एक्यूरेसी। जरूरी नहीं है एक्यूरेट हो जाए। मेरे को उसको देना था तो 20,000 और वो मेरे को पागल बना के दोबारा 20,000 ले गया, जबकि मैं उसको 5,000 पहले दे चुकी थी। तो हमारा एक्यूरेसी से काम नहीं हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। उसके लिए हमने क्या किया कि उस जर्नल के उसके लिए हमने क्या किया भई कि वो जो जर्नल थी ना हमारी जैसे ये जर्नल थी हमारी सॉरी, 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 सॉरी। जैसे ये हमारी जर्नल थी एक हाँ जी, हमने पहले जर्नल बनाए। जर्नल में ए टू जेड सारी मैंने ट्रांजेक्शन लिख दी। अब ए की अलग लेजर, बी की अलग लेजर, सी की अलग, डी की अलग, ई ऐसे हर सबकी अलग-अलग जब मैं लेजर बनाऊँगी, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? तब वो मेरी कहलाएगी लेजर। समझ में आया आप लोगों को? तब वो क्या कहलाएगा मेरा? लेजर कहलाएगा। ठीक है? तो लेजर क्या होता है कि कॉमन बुक से जब हमने स्पेसिफाइड बुक में ट्रांसफर कर दिया तो वो मेरी लेजर कहलाई। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रफ कॉपी। रफ कॉपी में हिंदी का काम भी है, इंग्लिश का भी है, अकाउंट्स का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है और बिजनेस स्टडीज का भी है। इट इज कॉल्ड जर्नल। लेकिन घर जाके जब मैं उस रफ कॉपी में से अकाउंट्स की कॉपी में अकाउंट्स का काम लिख दूं, इकोनॉमिक्स की कॉपी में इकोनॉमिक्स का काम लिख दूं, बिजनेस स्टडीज की कॉपी में बिजनेस स्टडीज का काम लिख दूं, हिंदी में हिंदी का लिख दूं और इंग्लिश। तो मैंने 5 अलग-अलग किताबें बनाई ना। ये 5 अलग-अलग किताबें मेरी क्या है लेजर और वो थी जर्नल मेरी। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा लेजर क्या होता है। उसने कहा व्हाट इज लेजर? बता दिया मैंने। द बुक्स व्हिच कंटेन्स ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। विद एग्जांपल अभी मैंने आपको ये बातें समझाई हैं। नेक्स्ट Why is the laser called the books of final entry? क्योंकि चलिए पहले इसका लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। द लेजर इज कॉल्ड द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बिकॉज इट इज बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए हैं वुड अल्टीमेटली फाइंड देयर प्लेस। अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि अकाउंट्स का काम कौन सी कॉपी में लिखा हुआ है। फटाक से अकाउंट्स की कॉपी निकाली और उसमें से मैंने अपना अकाउंट्स का पढ़ाई शुरू कर दी। इसी तरह से राम का अकाउंट खोला मैंने, राम की जो लेजर बनाई थी, राम का अकाउंट खोला और राम का फटाफट देख लिया, राम से मैंने इस तारीख को इतना माल खरीदा था, इतना मैंने परचेज रिटर्न कर दिया, इतना मैंने इसको पेमेंट कर दिया। अब बैलेंसिंग फिगर ये है, ये मुझे इसको पेमेंट करना है। तो मैंने इसको क्या किया कि ये मेरा इसलिए फाइनल एंट्री कहलाई। ठीक है नेक्स्ट गिवन वन एडवांटेज ऑफ लेजर। अब वो कहता है भैया एक एडवांटेज लेजर की आप मुझे बता दो। तो एडवांटेज क्या है? सबसे पहली एडवांटेज तो लेजर की यही है कि हम हमारा काम जो होता है वो एक्यूरेसी से होता है। चलिए और पढ़ते हैं। एक
और है, ए ट्रायल बैलेंस, वो कह रहा है गिव वन एडवांटेज ऑफ लेजर, ए ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, लेजर के बाद में स्टेप क्या है हमारा, ट्रायल बैलेंस का। अभी मैं आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताऊंगी। ए ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड, a trial balance can be prepared with the help of laser balance। ट्रायल बैलेंस किससे प्रिपेयर्ड होता है, लेजर बैलेंस से। अभी ट्रायल बैलेंस का चैप्टर आएगा तब ट्रायल बैलेंस का मीनिंग बताऊंगी। which help in ascertaining the arithmetical accuracy of the account, यही बता दिया मैंने आपको, arithmetical accuracy of the account। एक सेकेंड में आपको एक चीज बता देती हूँ। देखिए, हमारा जो बिजनेस होता है, बिजनेस का पहला स्टेप जर्नल। जैसे कोई ट्रांजैक्शन घटना घटित हुई, मैंने जिस किताब में उसको लिखा, इट इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल के बाद में लेजर, जर्नल के बाद में लेजर, लेजर से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में हम लोग, ट्रायल बैलेंस से वैसे हम लोग है ना जो है उसके बीच में हमारे फाइनल अकाउंट पे आ जाते हैं वैसे हम, लेकिन फाइनल अकाउंट के और ट्रायल बैलेंस के बीच में हमारी सब्सिडरी बुक्स आ जाती हैं, सब्सिडरी, सब्सिडरी बुक्स आ जाती हैं, इसी में हमारी कैश बुक आ जाएगी। ये सारी चीजें हमारी जो हैं इसके बीच में आ जाती हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये मैंने आपको स्टेप्स बताए अकाउंट्स के, जो कई टाइम मैंने आपको क्लास में बोर्ड पे भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से ये चीजें क्योंकि इजी होती हैं समझने के लिए, है ना। तो ये हमारा होता है। वो कह रहा है लेजर का एक वो बताओ भैया एडवांटेज बताओ कि लेजर से हमारा ट्रायल बैलेंस मेंटेन हो जाता है, और क्योंकि ट्रायल बैलेंस से हमारे को हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मेरे व्यापार में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है इस चीज का पता चल जाता है, इसलिए हमारा जो है जो लेजर बनाना हमारे लिए जरूरी होता है। लेजर से ट्रायल बैलेंस इजीली बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर है। इतनी देर तक मैंने आपको यही चीज समझाई है। देखिए, जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो क्या होती है, व्हेन we are entering first time in our all transaction, it is called the journal। जब मैं अपनी ट्रांजेक्शन को पहली बार किसी किताब में लिखती हूँ उसका नाम जर्नल है। ऑल, अब देखिए इसकी सेट लैंग्वेज पढ़ते हैं। all the transaction are first of all recorded in these books, it is journal or subsidiary books such as purchase book or sales book, ठीक है। लेजर, all the transaction entered in the journal or subsidiary books are later transferred to the लेजर। जर्नल के बाद में क्योंकि लेजर बनाया जाता है, तो ये हमारा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि लेजर से पहले जर्नल तैयार की जाती है और लेजर जर्नल के बाद तैयार की जाती है। दूसरा डिफरेंस ये है, जर्नल पहली बार जब कोई ट्रांजैक्शन टुक प्लेस करती है वो जर्नल में होती है, रफ रजिस्टर होता है, और लेजर क्योंकि जर्नल से लेजर बनता है तो लेजर हमारी फाइनल एंट्री के काम आती है। नेक्स्ट, हाउ द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज पोस्टेड, कि डिस्काउंट कॉलम जो होता है हमारा कैश बुक में उसको कैसे पोस्टेड किया जाता है, अभी इसके बारे में भी थोड़ा सा बोर्ड पे बताऊंगी। द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड। बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड का मतलब मैंने आपको परमिशन दिया कम दे देना मेरे को पैसा, तो मेरे को जैसे आपसे मान लो 100 रुपए लेने हैं और मैंने आपको परमिशन दे दी कि ठीक है यार 10 रुपए कम दे देना, तू मेरे को 90 रुपए दे दे, तो 10 रुपए का मुझे नुकसान हुआ नहीं हुआ? और नुकसान अगर हुआ है तो मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट में क्या बताया, नुकसान को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो देखिए, तो उसने क्या बोला कि द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउ। अब मैंने आपको परमिशन दी है ना, मतलब अलाउ किया है ना, ठीक है। सिमिलरली द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, और अगर मान लो डिस्काउंट का जो वो है क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस आ रहा है ऑफ द कैश बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड, इसका मतलब वो मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड है, मैंने प्राप्त किया है। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, ऑल लॉसेज और एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, ऑल प्रॉफिट और इनकम शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। जर्नल फोलियो और जर्नल फोलियो शॉर्ट में ऐसे जेएफ लिखते हैं, इज द पेज नंबर ऑफ द जर्नल। जर्नल फोलियो का मतलब ये होता है
कि जैसे मैंने रजिस्टर में पेज नंबर डाला कि जैसे हमारा इंडेक्स होता है ना, किताब खोल के देखो, इसमें मैंने आपको शुरू में इंडेक्स दिया है कि है ना कैश बुक कौन से पन्ने पे है, आगे जाके किताब में, और है ना डेप्रिसिएशन कौन से चैप्टर पे है, या बीआरएस कौन से चैप्टर पे है, तो वो क्या है मेरा, वो तो कॉमन हो गया, इंडेक्स मेरा कॉमन हो गया, और आगे जाके वो क्या है, लेजर स्पेसिफिकेशन है। तो वो कह रहा है जर्नल फोलियो क्या होता है, जर्नल फोलियो इज द पेज नंबर ऑफ द जर्नल, जर्नल का पेज नंबर फ्रॉम द वेयर द पोस्टिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड, जिससे मैं ट्रांसफर करती हूँ इन द लेजर, द पेज नंबर ऑफ द जर्नल इज रिकॉर्डेड इन द लेजर इन जर्नल फोलियो कॉलम। कुछ नहीं है, जर्नल में जो मैंने पेज नंबर डाला है ना, कि 16वें पन्ने पे मैंने 20 तारीख की एंट्रियां करी हैं। अब उसमें राम का जो 16 पन्ना था उसको मैंने लेजर में डालूंगी कि भैया 16वें पन्ने में जाके ढूंढ लेना अब ये चीज को। ठीक है, तो हमारे 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। सब्सिडरी बुक्स, हिंदी बोलते हैं सहायक पुस्तकें। सहायक पुस्तकें, सब्सिडरी बुक्स क्या होता है पहले मैं ये बता देती हूँ आपको। सब्सिडरी बुक्स का मतलब ये होता है भाई कि सिर्फ आपको 2 या 3 नियम बताऊंगी कि सब्सिडरी बुक कैसे तैयार की जाती है, समझ में आ जाएगा। सहायक पुस्तकें, जैसे मान लो, पहली बात तो सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? सब्सिडरी बुक्स वो बुक्स होती हैं व्यापार से व्यापार से संबंधित आइटम, एक बात, और जितने भी उधार की ट्रांजैक्शंस हैं, एक तो गुड्स रिलेटेड टू बिजनेस एंड गुड्स रिलेटेड ऑन क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड नहीं, सॉरी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दो टाइप्स, मैंने 2 सेंटेंस बोले हैं, उधार से संबंधित माल और व्यापार से संबंधित माल अगर है तो मेरी सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं। समझ में आ गई? देखो एक सेकेंड में आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा। हाँ भाई, सब्सिडरी बुक कौन सी होती है? परचेज बुक, सेल्स बुक, ऐसे ही परचेज रिटर्न, ऐसे ही सेल्स रिटर्न, ठीक है, ऐसे ही सेल्स रिटर्न, ऐसे ही आपका बिल्स रिसीवेबल, ऐसे ही आपका बिल्स पेबल, है ना, और उसके बाद में एक आपका जर्नल, एक आपका होता है जर्नल प्रॉपर, एक आपका होता है जर्नल प्रॉपर। हाँ जी, परचेज बुक में क्या आता है समझते हैं। अगर मैंने, जैसे मान लीजिए, सॉरी, मान लीजिए मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी की दुकान है। अब अगर इधर स्टेशनरी की दुकान में क्या होता है सोच के देखो, पेन पेंसिल रजिस्टर्ड, है ना, आपके स्टेशनरी का जो भी शॉर्पनर है, इंक है, आपका जो भी है एक्स वाई जेड स्टेशनरी में, अगर शोभा चतुर्वेदी स्टेशनरी से संबंधित उधार माल खरीद रही है, एक सेकेंड, सब्सिडी बुक पे आ गई ना मैं यहाँ पर, हाँ, एक परचेज बुक होता है। परचेज बुक क्या होता है हमारा, अगर मान लो मेरा, चलो फर्नीचर का बिजनेस है, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है ना, अब फर्नीचर में मान लो मेरे टेबल कुर्सी सोफे डबल बेड अलमीरा, है ना, और कुर्सियां, ये सब है मेरे पास में। अगर मैंने उधार फर्नीचर खरीदा है तो किस में आएगा? परचेज बुक में। अगर मैंने उधार फर्नीचर बेचा है तो किस में आएगा? फर्नीचर में। समझ में आया? लेकिन अब जरा थोड़ा सा पॉज, मान लो मेरे को डिस्प्ले करने के लिए मैंने कोई रैक बना रखी है ना, एक डमी फर्नीचर मैंने बना रखा है, या मैंने रैक्स बना रखी हैं, या जैसे कपड़ों की दुकान पे हम जाते हैं तो कपड़ा स्टॉक है, लेकिन वो जो बाहर डमी है वो उसकी असेट है, काउंटर उसका असेट है। तो अगर मैं असेट उधार खरीद रही हूं तो फिर वो परचेज बुक में नहीं आएगा। अगर मैं असेट, मेरा मान लो काउंटर पुराना हो गया, मैं कह रही हूँ यार नया काउंटर लाऊंगी मेरी दुकान के लिए, मैं ये पुराना काउंटर है, और मैं उसको उधार बेच रही हूं, तो वो मेरी सेल्स बुक में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 2 सेंटेंस आपको बोले थे। पहला सेंटेंस क्रेडिट का होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस रिलेटेड रिलेटेड टू गुड्स होना चाहिए। और गुड्स क्या होता है? जिस कैटेगरी का आप व्यापार कर रहे हो वो गुड्स कहलाता है। स्टेशनरी के शॉप में स्टेशनरी गुड्स है,
जो काउंटर दुकानदार लगा के बैठा है वो उसकी असेट है। असेट क्या होती है? जो हम जीवन पर्यंत में 1-2 बार खरीदते या बेचते हैं, है ना? वो मेरी असेट होती है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा भैया कि ये क्या होता है आपका, है ना? अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ परचेज़ बुक? इट इज़ अ सब्सिडियरी बुक व्हिच रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज़ ऑफ गुड्स, मैंने अभी बताया ना आपको कि उधार माल खरीदना, व्हिच इज़ रिलेटेड ओनली बिज़नेस, ठीक है? व्हाट इज़ सेल्स बुक? इट इज़ अ सब्सिडियरी बुक व्हिच रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स व्हिच इज़ रिलेटेड ओनली बिज़नेस। मैंने आपको बताया है ये बात क्या होती है ना? फिर वो कहता है गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। वो कह रहा है भैया 2 डिफरेंस बता दो मेरे को तो। परचेज बुक क्या होती है और परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज बुक इज ए पार्ट ऑफ जर्नल, क्योंकि जर्नल में भी तो उधार माल हमने खरीदा था तो लिखा था। तो वो कह रहा है परचेज बुक इज ए पार्ट ऑफ जर्नल वेयर एज परचेज अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ लेजर। समझ में आया दोनों में? परचेज बुक तो क्या है? जर्नल का पार्ट है। और परचेज अकाउंट क्या है? लेजर का पार्ट है, क्योंकि लेजर में, अच्छा मैं बताऊं, अभी आप लोगों को एक चीज बता, मैंने कहा परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल और परचेज अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ लेजर। जर्नल में ऐसा होता है ना, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है? तो इसमें कहीं आपको दिख रहा है क्या? और इधर अपन ने पार्ट ऑफ लेजर बताया। लेजर का परफॉर्मा क्या होता है अपना? ये होता है, ये होता है हमारा, है ना, इधर इधर ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जर्नल फोलियो, ये अमाउंट, तो ये वाला डेबिट वाला पोर्शन, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर, है ना, और ये आपका जर्नल फोलियो और ये अमाउंट, ये क्रेडिट। तो ये क्या हुआ? क्या बोला उसने? कहाँ गया? एक सेकेंड। हाँ, क्या बोला उसने? परचेज अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ लेजर। तो ये लेजर का परचेज अकाउंट पार्ट है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज डेबिट नोट। व्हाट इज डेबिट नोट? यस, ए डेबिट नोट इज ए प्रिपेयर्ड बाय द परचेजर। कौन? बाय डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है? परचेजर। व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय हिम। देखिए, a debit note is prepared by the purchaser when goods are returned by him. It is called a debit note because the party account is debited with the amount writing in it. देखिए, डेबिट नोट क्या होता है? मान लो मैंने कोई माल खरीदा, है ना, तो मैंने क्या बोला कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, या परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। उधार माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। मान लो मैंने 20,000 का माल खरीदा, उसमें से 2,000 का डिफेक्टिव गुड्स निकल ही आया। तो अब मैं क्या करूंगी? राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। मेरे पास से माल जा रहा है, तो जो पहले माल खरीदा था डेबिट, है ना, तो अब मेरे माल जा रहा है ना राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो कि मैंने क्या किया कि डेबिट नोट क्या होता है? प्रिपेयर्ड बाय द, मैं परचेजर थी ना, मैंने ही तो इसको प्रिपेयर्ड किया है। कब? जब मैंने माल को रिटर्न किया है। तो मैंने, इट इज कॉल्ड द डेबिट नोट बिकॉज द पार्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट राइटिंग इन इट। क्योंकि मैंने क्या किया? राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इसलिए डेबिट नोट ये कहलाया। सेम थिंग, व्हाट इज क्रेडिट नोट? अब उल्टा हो गया। डेबिट नोट अगर परचेजर बना रहा है तो क्रेडिट नोट कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा। कब बनाएगा? जब वो सेल्स रिटर्न करेगा। मान लो, मान लीजिए, एक सेकेंड, मान लीजिए कि क्रेडिट नोट कौन बनाएगा? सेलर। मैंने किसी को माल बेचा, पहले मैंने खरीदा था, अब मैं अपने आप को सेलर बना रही हूं। मैंने कहा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मान लो उस सेल्स में वही 20,000 का माल, उसमें से 2,000 का डिफेक्टिव हो गया, तो राम ने मुझे लौटा दिया। तो मैंने क्या बोला? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। हमने यही तो पढ़ा है यहाँ पर कि एक क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स सोल्ड आर received back, sales return. It is called the credit note because the party account from whom goods are received back is credited with the amount written in the नोट। यही मैंने कहा ना, क्योंकि मैंने अब क्या किया?
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, तो टू में क्रेडिट नोट बनाना वो अपना, ठीक है। मेंशन टू ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। हाँ, अभी मैं आपको बता रही थी जर्नल प्रॉपर और ये सारी चीजें बता रही थी मैं आपको। देखिए 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 देखिए, पहला हमारा क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड, पहला क्या है, परचेज, दूसरा क्या है, सेल्स, सब्सिडरी बुक्स की बात कर रही हूं मैं, तीसरा क्या है, परचेज रिटर्न, चौथा क्या है, सेल्स रिटर्न, पांचवा क्या है, बिल्स पेबल, छठा क्या है, सॉरी, छठा क्या है, छठा क्या है, सेल्स रिटर्न, नहीं बिल्स पेबल और बिल्स रिसेबल, सॉरी बिल्स रिसेबल, और सातवां क्या है, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। देखिए जो इसमें क्या आएगा, अगर मैंने व्यापार से संबंधित कोई उधार माल खरीदा है, इसमें क्या आएगा, अगर मैंने व्यापार से संबंधित कोई उधार माल बेचा है, इसमें क्या आएगा, अगर व्यापार जो परचेज में आया वो परचेज रिटर्न में आएगा, जो सेल्स में आया वो सेल्स रिटर्न में आएगा, बिल्स पेबल बिल्स रिसेबल हमारे को पता है। जो इन छयों में नहीं आ रहा, एक दो तीन चार पांच छह में नहीं आ रहा, वो किस में आएगा, जर्नल प्रॉपर में। समझ में आ गया जर्नल प्रॉपर क्या होती है। तो मेंशन द ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, एक तो ओपनिंग एंट्रीज कहां जाएंगी और क्लोजिंग एंट्रीज कहां जाएंगी, वो जर्नल प्रॉपर में जाएंगी भैया। नेक्स्ट चैप्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है भैया, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी वस्तु को कंटिन्यूअसली यूज में लेने के कारण अगर उसके मूल्य में गिरावट आ रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, मूल्य में कमी आ रही है, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। कहता है व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मे बी डिफाइंड एज द परमानेंट एंड कंटिन्यूअसली डिमिनिशन इन द क्वालिटी क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ द असेट्स। आज मैंने नई बाइक खरीदी, क्या 5 साल के बाद में उस बाइक की परफॉर्मेंस नई जैसी रहेगी क्या, नहीं। तो इसका मतलब उसकी जो क्वालिटी है, हमने क्या बोला, उसकी क्वालिटी डाउन हुई, है ना, उसकी वैल्यू डाउन हुई, उसकी क्वांटिटी डाउन हुई। क्वांटिटी कैसे डाउन होगी मैडम, बाइक तो बाइक ही रहेगी, अरे भैया बाइक तो है, लेकिन समय जैसे जैसे जाएगा मैं उसको यूज में लूंगी, आज उसका कांच टूट रहा है, आज फुटरेस्ट टूट रहा है, आज अरे इंडिकेटर टूटा है तो टूटा ही रहे, तो क्वांटिटी में भी कमी आई। समझ में आया डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी असेट्स को कंटिन्यूअसली यूज में जब हम लेते हैं तो उसके मूल्य में गिरावट आती है, उसकी क्वालिटी में गिरावट आती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है भैया, नेम टू कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं आपको ये फटाफट करवाना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा पास होने का जुगाड़ है। नेम टू कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन कह रहा है कारण, कॉज का मतलब क्या होता है, कॉज का मतलब होता है कारण, कि दो कारण बताओ डेप्रिसिएशन होने के। एक तो कंसेंट यूज, कंटिन्यूअसली यूज, किसी चीज को अगर मैं कॉन्टिन्यूअसली यूज में लेती हूं तो डेप्रिशिएट होना निश्चित है। और एक एक्सपायर ऑफ टाइम, डेप्रिशिएट जैसे मान लो दवाई आई, अब घर में मेडिसिन आई और वो एक्सपायरी डेट की हो गई, तो मेरा तो पैसा गया ना। अब आप लोग तो दिमाग लगाओ कि मैडम दुकानदार को दोबारा दे के आओ, अरे भैया मेरे घर में पड़े पड़े वो एक्सपायर हुई, मैं जब उसको लाई थी तब वो एक्सपायर्ड नहीं थी, बाद में एक्सपायर हुई, तो वो मेरा क्या हुआ, एक्सपायरी टाइम हो गया। राइट टू ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कह रहा है दो उद्देश्य तो बताओ डेप्रिसिएशन लगाने के। तो दो उद्देश्य कौन से हमारा, पहला उद्देश्य फॉर ए असर्टेन द ट्रू प्रॉफिट और लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, की एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस निकालना। अब मान लो कैसे भाई मैडम, ये कैसे होगा, मान लो मैंने अपने ना असेट की वैल्यू दिखा रखी है 1 लाख, 1 साल काम में ले लिया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 10,000 का, और मैंने पी&एल के डेबिट पोर्शन में डेप्रिसिएशन दिखाया ही नहीं। अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया, भाई जो असेट है वो अगर मान लो उसका रिपेयर बाइक मांग रही है तो मांग रही है, पैसा तो देना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल, और मैंने वहां पर पी&एल में दिखाया भी नहीं है, दिखाया नहीं तो वहां पर तो पी&एल में डमी तो प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा हो गया क्योंकि मैंने 10,000 रुपए निकाले नहीं, लेकिन एक समय मुझे 10,000 रुपए का रिपेयर तो करवाना पड़ेगा ना। तो ये क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट क्या है डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करवाने के लिए, कि भैया एग्जैक्ट मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस का ज्ञान नहीं होगा,
और दूसरा फॉर शोइंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, और मैंने जो अपनी असेट है, असेट्स में मैंने कार सॉरी बाइक जो दिखा रखी है वो 1 लाख की दिखा रखी है, जबकि उसकी वैल्यू कितनी है 90,000। तो ये दो हमारे ऑब्जेक्टिव है डेप्रिसिएशन को दिखाने के। उसके बाद में वो आपसे कहता है व्हाट इज रिड्यूसल ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट, इट इज द एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एसएलएम मेथड इसका नाम है। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट, द amount of depreciation remaining equal from year to year, and as such the method is also known as equal installment method और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। देखिए वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये ना ओरिजिनल कॉस्ट मेथड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन क्या होता है, व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब मैंने 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी और इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन पर एनम लगता है। तो पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 10,000, चौथे साल 10,000, पांचवें साल 10,000। क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन हर बार कहां लगा रही हूं, इस ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रही हूं। तो ये तो हो गया आपका ओरिजिनल कॉस्ट। इसी के और कौन कौन से नाम है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, और एक एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इन 4 नामों से इसको जाना जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, पास हो। होपफुली मेरी ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आए और आएगी, मुझे पता है। चलिए, गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ असेट, कई बार मैंने क्लास में आपको बता रखा है, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ असेट्स, ये मेरा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गिव 2 मेरिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अभी मैंने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बताया आपको, 4 नामों से जानते हैं उसको। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मैंने बताया आपको, फिक्स इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बताया, सॉरी 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 कहां गया ये, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। गिव 2 मेरिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अभी अपने 4 नाम पढ़े थे ना, तो कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के 2 आपके मेरिट्स बता दो भैया। तो वो कह रहा है पहला मेरिट तो हमारा क्या है कि अंडर दिस मेथड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इज वेरी सिंपल, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो पहले साल डेप्रिसिएशन लगा वही एवरी ईयर लग रहा है। और फिर वो कह रहा है अंडर दिस मेथड द बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ईच ईयर नेट प्रॉफिट इज इक्वल, कि जब हमारा जो बर्डन है डेप्रिसिएशन लगाने का, तो उससे क्या होगा कि ईच ईयर जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो हमारा इक्वल आता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ द प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल में बता देती हूँ आपको। हमने कहा हमारी जो कॉस्ट ऑफ असेट है, कॉस्ट ऑफ असेट्स जो थी, मान लीजिए एक सेकेंड, मान लीजिए मेरी कॉस्ट ऑफ असेट जो है वो 1 लाख रुपए की मैंने बाइक खरीदी। अब 1 लाख का 10% हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, तो पहले साल कितना लगा 10,000, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई दूसरे साल में, 1 लाख में से 10,000 गए तो 90,000। अब दूसरे साल में इस 90,000 का 10% निकालूंगी तो वो कितना हुआ 9,000। तो तीसरे साल का ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 81,000। अब तीसरे साल अगेन में 10% निकालूंगी तो 8,100 डेप्रिसिएशन। तो अब देख लीजिए अंतर समझ में आया ना अपन को कि एसएलएम मेथड में तो हमने क्या किया था, बेसिकली एसएलएम में तो क्या किया था 10,000 हर साल एक जैसा एसएलएम, और एक है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक क्या है आपका, इसी को डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं, इसी को डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। करंट वैल्यू पर जब डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो उसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहा जाता है। अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग।
Under the method, depreciation is calculated on the written down value of assets, and as the value of asset goes on diminishing year after year, the amount of depreciation charged every year also goes on declining. क्या मतलब निकला कि करंट वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। पहले साल 1 लाख पे किया, दूसरे साल 90,000 पे किया, तीसरे साल 81,000 पर किया, चौथे साल अब वो 8100 को और घटा देना 81,000 उस पे करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर आया कैश बुक। व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक इज ए सेपरेट जर्नल इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। यस, कैश बुक क्या होती है? हमने जैसे लेजर पढ़ी थी ना, हमने लेजर पढ़ी थी ना हमने, सेपरेट सेपरेट, ऐसे ही हमारा कैश बुक भी लेजर का ही पार्ट होता है। जितने भी कैश और बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन है वो हम कैश बुक की लेजर में डाल देंगे, बस खत्म, वो हमारी कैश बुक होती है भाई। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक इज ए सेपरेट जर्नल, मतलब लेजर की तरह होती है, इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। जो भी कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन है उसको कैश बुक में डाल दिया जाता है। ठीक है, वाई कैश बुक इज कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? सिंस ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कैश बुक, it is therefore called a book of original entry. When a cash book is maintained, transactions of cash and bank are not recorded in the journal. अगर मान लो किसी व्यापारी ने ये उद्देश्य बना रखा है कि मैं जर्नल की एक किताब बनाऊंगा, लेकिन उसमें कैश बुक का या बैंक की ट्रांजेक्शन, नगद का ट्रांजेक्शन नहीं डालूंगा, उसको मैं डायरेक्टली कैश बुक में डाल दूंगा, तो फिर वो कैश बुक भी उसके लिए ओरिजिनल हो गई ना। और फिर वो क्या कह रहा है कि नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल, फिर वो जर्नल में उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। तीसरा, इन कैश बुक ए जर्नल और ए लेजर, वो कह रहा है इस कैश बुक ए जर्नल और लेजर। कैश बुक क्या है? जर्नल एंड लेजर, जैसे मैंने अभी आपको बोला वो भी एक लेजर का पार्ट है। इट इज ए जर्नल एज वेल एज लेजर, वो जर्नल भी है और लेजर भी है, क्योंकि अगर मान लो मैं कैश बुक जो है वो जर्नल के बाद में बना रही हूं तो फिर वो मेरी लेजर कहलाई, और अगर कैश बुक में जर्नल के साथ बना रही हूं, मतलब कैश से संबंधित ट्रांजेक्शन कैश बुक में और उधार से असेट्स एंड लायबिलिटी के ट्रांजेक्शन मैंने लेजर में डाले, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? जर्नल कहलाएगी। तो इज इट इज ए जर्नल एज वेल एज लेजर। It is journal since cash and bank transaction are first recorded in it, and ledger since it serves the purpose of cash account also. When a cash book is prepared, no separate cash account is opened in the ledger. ठीक है भाई, चलिए, write one difference between the cash account and cash book. पहले भी आया था, वो परचेस वाला आया था। कैश अकाउंट इज एन अकाउंट इन द लेजर वेयर इज कैश बुक इज ए सेपरेट बुक। कैश बुक तो किसका पार्ट है? हमारा, अलग से बनाया है मैंने, और कैश अकाउंट लेजर का पार्ट है। ठीक है, गिव वन एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग ए कैश बुक। कैश बुक बनाने की एक एडवांटेज बता दो भैया। इट इज ए जर्नल वेल एज ए लेजर, जर्नल भी और लेजर भी है। व्हेन कैश बुक इज मेंटेन्ड देयर इज नो नीड ऑफ ओपनिंग सेपरेट कैश अकाउंट इन द लेजर। ठीक है, वाई कैश बुक ऑलवेज शुड ए डेबिट बैलेंस? वो कहता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा क्यों होता है? क्योंकि कैश मेरा असेट है और असेट का ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। बिकॉज ए बिजनेसमैन कैन नॉट पे मोर कैश देन व्हाट ही हैज गॉट। वो कह रहा है कि जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा तो पेमेंट कर नहीं सकता ना, जितना उसने कमाया उससे ज्यादा तो कर नहीं सकता, इसलिए उसका डेबिट बैलेंस है। एक मैं आपको जो मेरी एक भाषा है वो और समझा देती हूँ। मैंने अक्सर कहा है व्यापार में दो चीजें होती हैं, एक असेट्स होती है और एक लायबिलिटी होती है ना। असेट्स का भी ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस होता है, लायबिलिटी का भी ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस होता है। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अब लायबिलिटी क्योंकि असेट्स की उल्टी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था जरा देखो, क्वेश्चन था हमारा
कि वाई ए कैश बुक ऑलवेज ऑलवेज शोन ए डेबिट बैलेंस, है ना? तो कैश मेरी क्या है? असेट है, और असेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। खत्म। चलिए, व्हाट आर कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है कि जब हम कैश बुक बनाते हैं ना, तो जहां पर बैंक और कैश की ट्रांजेक्शन साथ में आती है, वो उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री मींस एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक बनाया भाई, कैश बुक क्या है? लेजर ही तो है। देखिए, एक मिनट, ये मैंने कैश बुक बनाई, ये कैश बुक बनाई, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेट, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये हमारा बैंक, और ये कैश। इधर भी बैंक और कैश, है ना? और ऊपर मैं लिखती हूँ इसमें कैश ऑब्लिक, अरे यार, कैश ऑब्लिक बैंक, है ना? अब मेरी एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट टू बैंक। कैश निकाला 2,000 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट, ये क्या है? कैश। तो यहां क्या आएगा? टू बैंक, टू बैंक 2,000 रुपए, है ना? लेकिन आएगा किसमें? इसमें कैश में। अब अगर मैं बैंक को ऊपर मान रही हूं कि ये बैंक है, तो बैंक का अपोजिट कौन है? कैश। तो बाय कैश। लेकिन अमाउंट किस में आएगा? बैंक में। बैंक का है यहां। तो जो एक 2,000 रुपए डेबिट में भी गया और क्रेडिट में भी गया, इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। समझ में आया? अब पढ़ते हैं। What are contra entries? Contra entries means entries which are recorded on both side of the cash book. These entries are made while depositing, withdraw, या तो डिपॉजिट करवाऊं या विड्रॉ करवाऊं कैश फ्रॉम द बैंक। इतना ही मैंने बताया। डिफाइन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है भैया? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जो आजकल आप लोग क्रेडिट कार्ड काम में लेते हो ना, कि लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च कर देना, वो आपका बिजनेसमैन की भाषा में, बैंक की भाषा में बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। जस्ट लाइक ए क्रेडिट कार्ड। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज द एक्सेस अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक अकाउंट देन द अमाउंट डिपॉजिटेड इन इट। ठीक है, करवाना तो पड़ेगा आपको बाद में जमा, लेकिन एक बार तो आपने अपने लिमिट से ज्यादा पैसा बैंक से निकाल लिया। नेक्स्ट, व्हाट इज ए पेटी कैश बुक? पेटी कैश बुक का मतलब, पेटी कैश बुक क्या होता है बता देती हूँ मैं आपको। एक व्यापारी दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए अपने अकाउंटेंट को उसने 1,000 रुपए डेली दे देता है कि भाई इसमें से तू स्टाफ को चाय पिला देना, न्यूज़पेपर का बिल भर देना, है ना, कोई फेयर है आने जाने का, किसी को किराया भाड़ा देना है वो दे देना। तो वो मेरी पेटी कैश बुक है। अब अपन लैंग्वेज पढ़ते हैं। इट इज प्रिपेयर टू मेक ए रिकॉर्ड ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। तो पेटी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो प्रतिदिन के खर्चे होते हैं, डे बाय डे के खर्चे होते हैं, उसे पेटी एक्सपेंसेस कहते हैं हम लोग। ठीक है। गिव टू एडवांटेज ऑफ पेटी कैश बुक। दो एडवांटेज पूछ रहा है वो आपको। एक तो क्या है, देखो, अगर मैं इसकी किताबी भाषा की बात ना करूं, तो पेटी एक्सपेंसेस के जो हमारे दो एडवांटेज हैं वो क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि समय की बचत होती है। एक तो मैंने अपने अकाउंटेंट को कह दिया 2,000 रुपए दे दिए और उसको कह दिया कि तू तो खर्चा कर ले, इसमें से एंड ऑफ द मंथ मेरे को इसका हिसाब दे देना। तो टाइम बचा, एनर्जी बची। तो ये हमारी दो इसकी एडवांटेज हैं। एक तो जैसे इसमें मैंने कहा इजीनेस, एक तो मैंने क्या कहा इजीनेस पोजीशन पोस्टिंग, और एक मैंने कहा सेविंग द टाइम एफर्ट्स ऑफ चीफ कैशियर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ गया ट्रायल बैलेंस, है ना? अभी थोड़ा सा और बचा है अपना, फटाफट मैं 2 नंबर खत्म करवा के फिर 20 नंबर वाले भी तैयार करवाऊंगी। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? मेरे को अगर समझ में आ रहा है तो मुझे आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कहेंगे थैंक्स, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे बच्चों के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है ये यूजफुल था। तो आप मेरे को उसमें कमेंट सेक्शन में थैंक्स लिखेंगे, और इसको आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को मेरे, क्योंकि मैं आपको जैसे जैसे आपका हायर एजुकेशन का पोर्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको वीडियोस बना के देती रहूंगी। तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे,
और मेरे को आप उसमें जो है थैंक्स का मैसेज करेंगे, जिससे मुझे पता चले कि ये कितना यूजफुल है आपके लिए। थैंक यू सो मच। चलिए ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। व्हाट इज ए ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस क्या होता है भैया? ट्रायल बैलेंस मैंने आपको पहले बताया था। देखो एक सेकेंड, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सबसे पहले जर्नल, दूसरा लेजर, तीसरा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? लेजर का जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, अब अगर असेट है, अभी बताया था, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में डालो। और अगर है ना, असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में। एक सेकेंड और, ट्रायल बैलेंस के दो तीन नियम बता दे, सॉरी 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 सॉरी, ट्रायल बैलेंस के दो तीन नियम बता देती हूं मैं। असेट्स डेबिट में जाएंगी, लायबिलिटी क्रेडिट में जाएंगी, है ना, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट में जाएंगे, प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट में जाएगी। आपका ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया है। हाँ, तो वो कहता है ट्रायल बैलेंस क्या होता है भैया, कि ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जो हमने लेजर बनाया था, लेजर अकाउंट की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इन द सेंस ऑफ गणितीय शुद्धता को जांचने का तरीका है ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस का प्रोफार्मा क्या होता है देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा होता है ऐसे 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 और ऐसे। हाँ जी, क्या होता है? ये आ गया आपका सीरियल नंबर, ये आ गया आपका नेम ऑफ अकाउंट, ये आ गया लेजर फोलियो, ये आ गया डेबिट और ये आ गया क्रेडिट। असेट्स इधर, लायबिलिटी इधर, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इधर, प्रॉफिट एंड इनकम इधर। अब ये जो डेबिट और क्रेडिट है, इनके टोटल आपको जो है, एक सेकेंड एक सेकेंड, इनका जो टोटल आएगा यहां पर, ये टोटल, ये आपके मैच खाना चाहिए। अब मैंने क्या कहा था, ट्रायल बैलेंस क्या है? गणितीय अशुद्धता को अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने जो आज तक व्यापार में अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। ना करे भगवान, अगर आपके यहाँ पर 2000 रुपए कम पड़ जाता है तो लिख दो आप सस्पेंस अकाउंट, यहां कम पड़ जाता है लिख दो सस्पेंस अकाउंट, जो कम पड़ रहा है उसको सस्पेंड अकाउंट करके छोड़ दो। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है? टू चेक आउट द ट्रायल बैलेंस क्या है? टू चेक आउट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, इट इज कॉल्ड द ट्रायल बैलेंस। ठीक है भैया। नेक्स्ट, गिव टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। की ट्रायल बैलेंस को बनाने का दो ऑब्जेक्ट बताओ। टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट और टू हेल्प इन द लोकेटिंग एरर। और कोई भी अगर एरर आई है तो उसको जांचने का तरीका क्या है ना। नेम टू एरर विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय द प्रिपेयरिंग। ट्रायल बैलेंस में दो ऐसी, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय दो ऐसे एरर बताओ जो डिसलोकेटेड होते हैं। एरर ऑफ ओमिनेशन और एरर ऑफ कमीशन। ओमिनेशन का मतलब भूल चूक की, और कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब होता है कि हमने जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, व्हाट आर एरर ऑफ ओमिनेशन, यहां आ गया देखो, अब आपका कमीशन भी आ गया और ये आ गया ओमिनेशन। व्हाट आर एरर ऑफ ओमिनेशन? ओमिनेशन का मतलब भूल जाना। मैंने कहा राम अकाउंट डेबिट टू कैश और मैं राम को लिखना ही भूल गई साहब, ये ओमिनेशन की मेरी गलती है। इफ ए transaction remains together under recorded either in journal or in subsidiary books, it will be termed as the error of omission. Such as error will not affected the arrangement of trial balance. Neither the transaction has been entered on the debit side of an account or on the credit side of the other account. भाई अगर मान लो मैंने जर्नल में ही नहीं लिखी, जर्नल में नहीं लिखी तो लेजर में भी लिखी,
लेजर में नहीं लिखी तो ट्रायल बैलेंस में कहां से आएगी? तो ये भूल चूक की हमारी बीमारी है, ठीक है। देखो एक ये आ गया ना ओमिनेशन का एक ये ओमिनेशन का एग्जाम्पल आ गया। सपोज गुड्स ऑफ ₹10,000 हैव बीन मोर परचेज फ्रॉम है दिनेश ऑन क्रेडिट एंड द ट्रांजेक्शन वॉज ओमिनेटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओमिनेशन। मैंने भाई दिनेश से 10,000 रुपए का माल जो उधार खरीदा था, क्रेडिट बोल रहा है, और मैंने उसको नहीं लिखा, मैं भूल गई। बुक्स ऑफ ओमिनेशन विल नॉट बी अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस। अब मैंने भूल गया तो मैंने उसको ट्रायल लेजर में भी नहीं लिखा, because neither has it been recorded on the current edit side of the Dinesh now on or debit side of the purchase account। समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं कमीशन की एरर क्या होती है। If a wrong A amount is entered either in the journal or in a subsidiary books, it is called error of commission. Trial balance will tally because the same account wrong will be posted in both the account affected by the transaction। ठीक है भैया, एक एग्जांपल से समझते हैं कमीशन की एरर। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रवि फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट एंटर्ड इन द परचेज बुक ऑफ ₹500। कमीशन की एरर क्या बताया? जो फिगर की हमारी गलतियां होती है कि 5,000 को मैंने 500 लिख दिया, ये मेरा कमीशन की गलती है, ठीक है। व्हाट आर द कंपनसेटिंग एरर? राम अकाउंट डेबिट टू कैश और मैंने लिख दिया श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश अकाउंट में कंपनशेट हो गया, कैश तो गया ही है ना मेरे पास से, चाहे किसी के पास भी गया हो। तो जो कैश अकाउंट की मेरी गड़बड़ है वो मेरी क्या कहलाएगी? कंपनसेटिंग एरर कहलाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल एरर का मतलब कि मेरे को ज्ञान ही नहीं है अकाउंट्स का कि डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल एरर्स कहलाएगी। अब आ जाओ बीआरएस पर। अब मैं थोड़ा सा कितना बचा है देख लूंगी पहले। बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट, एनपीओ। एनपीओ फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गए है ना। चलो बीआरएस तो और देखते हैं अभी अपन, मैं भी थक गई क्योंकि थोड़ा सा। बीआरएस और देखते हैं। नहीं ये तो एनपीओ है, फाइनल अकाउंट है, रेक्टिफिकेशन है। बीआरएस और देख लेते हैं हम लोग, है ना। व्हाट इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, बीआरएस क्या होता है। बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मिलान करना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर्ड करता है मेनली टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोज बाय द कैश बुक एंड बैंक बैलेंस। क्या होता है कि मैंने आपको एक चेक फाड़ के दिया, पेमेंट करने का था मुझे, 2,000 रुपए का था, तो मैंने मेरी याददाश्त के लिए कैश बुक में तो -2,000 कर दिया, लेकिन बैंक में आपने वो चेक पेश ही नहीं करा तो 2,000 रुपए निकला ही नहीं। जब मैंने मंथ एंड में कैश बुक और बैंक बुक का मिलान किया तो 2,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा था कि मेरा तो 2,000 कम आ रहे थे कैश बुक में और बैंक मेरा 2,000 रुपए ज्यादा बोल रहा था। एंट्री करवा के लाई पासबुक में, तब पता चला रहा आपने तो पैसा निकाला ही नहीं है। तो इस जो ये मिसमैच है कैश बुक और बैंक बुक का, इन दोनों को मिलान करना हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। समझ में आया? मेंशन टू कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड पासबुक। कह रहा है दो कारण बता दो भैया। पहला कारण, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि चेक मैंने आपको लिख के तो दे दिया लेकिन आपने प्रेजेंट ही नहीं किया, तो डिफरेंस आया था ना अभी अपने। दूसरा, चेक पेड इनटू बैंक, मैंने चेक बैंक में दे दिया फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड क्रिएटेड बाय द सॉरी बैंक, है ना, कलेक्टेड होना चाहिए, कलेक्टेड बाय द बैंक। ठीक है, कि मैंने एक चेक जो था बैंक में जमा करवा दिया कि भैया फलाने आदमी से पैसा रिसीव करना है, और मैंने इधर तो कैश बुक में तो ऐड कर लिया उस पैसे को और बैंक में आया ही नहीं वो पैसा। तो ये दो कारण थे। कहता है गिव वन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट। ए बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट locate the error of omission that may have been committed either on the part of the customer or the bank. The error so detected can be rectification accordingly। ठीक है। What is mean by डेबिट बैलेंस इज पासबुक? डेबिट बैलेंस का मतलब देखो,
एक सेकंड इसको भी बता देती हूँ आपको। हुँ, एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। कैश बुक में अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट और जा मतलब पैसा मेरे पास में आ रहा है ना? प्लस हो रहा है तो डेबिट और माइनस हो रहा है तो क्रेडिट। इसका अपोज़िट पासबुक में होता है। पासबुक में अगर मेरा पैसा माइनस हो रहा है ना? अगर माइनस हो रहा है तो डेबिट मतलब पैसा निकल रहा है और पैसा अगर आ रहा है तो क्रेडिट। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक? डेबिट बैलेंस इन पासबुक मीन्स ओवरड्राफ्ट। Which balance is are called overdraft of cash book and passbook? Cash book credit balance and passbook debit balance. Which balances are called overdraft of cash book एंड पासबुक? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कौन सा कहता है? कैश बुक क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो ओवरड्राफ्ट और पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट कहलाता है ना? Mention two items which are not recorded in an amended cash book. Check deposited into bank but not yet created by bank, or check issued but not presented for payment in the bank. थोड़ा मैं थक गई स्टूडेंट्स। इसको आज इस वाले वीडियो को इतना ही करते हैं। थोड़ा सा पॉज लेके मैं रेक्टिफिकेशन से चालू करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।